नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले और यूपी चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां अपराधियों और माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो विपक्ष अपनी तैयारियों को लेकर उहापोह में है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन मोड में आ चुका है और गाजियाबाद के डासना में मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था, जिसे देखते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गाजियाबाद में इस वक्त बहुत बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पूरे गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और इसके तहत उन अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है जो गलत इल्लीगल तरीके से इस इलाके में बनाए गए हैं और इन्हें नोटिस भी दे दिया गया है और अब बाबा का बुलडोजर यहां पहुंच चुका है। इसके साथ ही प्रशासन ने इलाके में अवैध निर्माण को गिराने का अल्टीमेटम दिया है और 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। वैसे भी योगी आदित्यनाथ साफ ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 2027 के चुनाव के पहले बाबा जिस तरह से लगातार एक्शन में है, माफियाओं से लेकर मच्छर तक के खात्मे की बात कर रहे हैं, इससे पूरी तरीके से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में माफियाओं का, अपराधियों का एक मुद्दा रहने वाला है। हालांकि विपक्ष की ओर देखें तो विपक्ष अभी भी सीटों के उहापोह में उलझा नजर आ रहा है। तो क्या 2027 में बाबा एक बार फिर विपक्ष पर भारी पड़ेंगे? इसके लिए दो तस्वीरों को आपको समझना होगा। इन खबरों के पीछे की कहानी बता देगी कि किसकी तैयारी में कितना दम है और कौन अभी भी आपसी मतभेद सुलझाने में लगा है। पहली खबर तो यह है कि योगी सरकार ने एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ शुरू कर दिया है, वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। इनमें हाल ही में कैबिनेट में शामिल नए चेहरों को भी अहम जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। ऊपरी तौर पर यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव से ठीक 9 महीने पहले जिस तरह से मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, वो ये प्रक्रिया नहीं होकर 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलाने के लक्ष्य का अहम हिस्सा है। आखिर कैसे इसे संभव किया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी खबर भी जान लीजिए। दूसरी खबर यह है कि सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तनातनी दिख रही है। निश्चित रूप से मसला सीटों की संख्या का है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस के कई नेता एक दूसरे से गठबंधन की मुखालफत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि वो हाईकमान को इस बात के मनाने के लिए कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव न लड़ा जाए। वो कांग्रेस जिसने 2022 में अकेले चुनाव लड़कर सिर्फ 2 ही सीट जीतने में कामयाब रही थी। इन खबरों के मजमून से आप समझ गए होंगे कि योगी की तैयारी एक तरफ पुख्ता है तो विपक्ष अभी भी कंफ्यूज नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक 9 महीने पहले सीएम योगी ने अपनी तैयारियों को धारदार बनाते हुए 75 जिलों के नए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा 75 जिलों में 25 जिलों की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी करेंगे। वहीं 25 जिलों की मॉनिटरिंग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कई मंत्रियों को ऐसे जिलों का प्रभारी बनाया है जहां उनके समाज या जाति का प्रभाव अधिक माना जाता है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनाव से पहले पीडीए के काट की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। क्या तैयारी की गई है, इसको जरा आसान और सिंपल तरीके से समझते हैं। सभी 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी गई है। प्रभार सौंपने में भारतीय सामाजिक गणित को तरजीह दी गई है। लोध बहुल एटा जिले के प्रभारी बनाए गए हैं राज्य मंत्री कैलाश राजपूत। कृष्णा पासवान को सौंपी गई है कौशांबी जिले की जिम्मेदारी। वाल्मीकि समाज से आने वाले मंत्री सुरेंद्र दिलेर बुलंदशहर के प्रभारी बने और कई मंत्रियों के प्रभार में बदलाव भी किया गया है। सूर्य प्रताप शाही के पास अब अयोध्या और बस्ती का प्रभार रहेगा। नई सूची के मुताबिक मंत्री भूपेंद्र चौधरी के पास अब आगरा और कासगंज का प्रभार रहेगा। सभी 75 जिलों के एक तरह से पूरी तैयारी यहां पर दिख रही है। जाहिर सी बात है 27 में बाबा हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष बाबा को रोक पाएगा?
ये इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों के नेता ये मान रहे हैं कि सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस लीडरशिप ने अपने संबंधित अधिकारियों को उन सीटों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जिनको लेकर डीलिंग हो सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने भी सीट बंटवारे को लेकर सभी 75 जिलों के नेताओं से फीडबैक लेनी शुरू कर दी है। अब जो दिक्कत आ रही है वो कहां आ रही है? कांग्रेस के लिए 60-80 सीटों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं अखिलेश कि कहां पॉसिबिलिटीज है। कांग्रेस का प्लान है कि 120 सीटों की मांग के साथ पार्टी शुरुआत करेगी। मिनिमम 120 सीटों पर दावेदारी। 80 सीट मिलने पर भी सपा के साथ गठबंधन में जा सकती है कांग्रेस। लेकिन अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत होगी, वो गठबंधन नहीं करेंगे। और यह भी कि कांग्रेस में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नेताओं में एक राय नहीं है। हालांकि जब आलाकमान का आदेश आएगा फिर मानना पड़ेगा। कांग्रेस के कई नेता समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। सपा से हाथ ना मिलाने के लिए राहुल गांधी को मनाएंगे कांग्रेस के नेता, यह भी कहा जा रहा है। चुनाव से पहले सपा से गठबंधन को आत्मघाती मान रहे हैं कांग्रेसी नेता। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। सपा नेताओं का दावा है यूपी में नहीं है कांग्रेस का मजबूत जनाधार, इसलिए सपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को 60-80 सीटों को देने का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन के कारण ही 2024 में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, यह कांग्रेस का दावा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां से राह गठबंधन के लिए आसान नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन दूसरे या तीसरे दर्जे के नेताओं का एक वर्ग इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें अपने संभावित उम्मीदवारों के लिए कम सीटों का डर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन तब दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था और कांग्रेस की तो खैर दुर्गति ही हो गई थी। दोनों की जोड़ी पर बीजेपी बहुत भारी पड़ी थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 255, समाजवादी पार्टी 111, कांग्रेस 2, बीएसपी 1 और अदर्स के खाते में 34 सीटें गईं। 2017 के नतीजे इससे भी ऊपर चले गए। बीजेपी 312, समाजवादी पार्टी 47, कांग्रेस 7, बीएसपी 19 और अदर्स के खाते में 18 सीटें गई। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। इसमें इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां तक रहा सवाल सीट शेयरिंग का, उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जीत की संभावना जहां ज्यादा होगी जिसके, उसको वो सीट दी जाएगी। बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम वो ये चाहती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हो, ताकि जो 2024 की हार है उसे वो पचा नहीं पा रहे। वो जानते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकजुट में होके लड़ेंगे तो जो पीडीए है वो यकीनन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ा है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं कि बाबा तैयार हैं, जबकि विपक्ष अभी भी कलह में फंसा है। गठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। 2024 में कांग्रेस पार्टी ने हाथ बढ़ाकर इंडिया गठबंधन बनाया था और सभी दलों को अपने साथ लाने का काम किया था। तो 2027 में सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी पूरी तैयारी है। 403 विधानसभा सीटों पर हमारा गठबंधन मजबूत है और संगठन भी मजबूत है। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस का संगठन ही है जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम किया। इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीता। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। गठबंधन को लेकर जो निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसी मूड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना तो चाहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। जो निर्णय
चुनावों से पहले होते हैं, उनकी सब बिसात अखिलेश यादव ने बिल्कुल सेट कर रखी है। जितने मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध, मुख्यमंत्री योगी जी का विरोध कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कांग्रेस बहुत पीछे है। यूपी की सियासत के इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अवधेश पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी से मेरा सवाल है कि आपको 120 सीटें चाहिए, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आपको 120 सीटें ऑफर करेंगी? वो तो कह रहे हैं कि 60 सीटों में कांग्रेस मान जाए तो बेहतर है। जो सूत्र आपके हैं, कहाँ से आपको ये बातें मिली, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अखिलेश जी क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, हमारे नेता भी वरिष्ठ नेता हैं अंशु अवस्थी जी, वो भी बोल रहे थे इस बात के लिए कि भाई अभी नहीं, और नेतृत्व तो करता है। देखो, हम क्या चाह रहे हैं एक अलग होता है, सिस्टम है एक पार्टी का। पार्टी के अंदर आप रहोगे तो पार्टी की लाइन एंड लेंथ पे चलेंगे आप अपनी बात, मन में आपके कुछ भी हो, मेरे मन में कुछ हो सकता है, मगर सवाल यह है कि देश को बचाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस हर पार्टी को करना होगा, चाहे मैं हूं चाहे सपा हो, हर आदमी सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश का सोना बिक जा रहा है ना। तो इस चीजों को बचाने के लिए क्या करेंगे आप? और मुझे लग रहा है ये आज अगर डिबेट होनी चाहिए थी, आज ये जो सोना बेच दिया गया तथाकथित सरकार ने हमारी, इन बारे में होती तो अच्छा होता, लोगों को पता चलता। अब देख लीजिए, आप ही ने कहा कि 25 जिलों का प्रभार मुख्यमंत्री जी के बाद होगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ वो है ही नहीं, वो तो 1/3 है बस। 25 जिले किसी और के, क्या मोदी जी उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? योगी जी नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि योगी जी फुल चीफ मिनिस्टर बने तब बात बोले। और जीतने का क्या, देखिए अभी लोकसभा में तो हारे ही थे यूपी में, बाकी तो आप समझती हैं कैसे ये जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी तो आपको सबको पता है। लेकिन ये कयास लगाना कि हम कुछ चाह रहे हैं, आपने भी यहाँ पे कह दिया दुर्गति हुई। अच्छा, आजकल ये फैशन चले गया है, कांग्रेस को गाली दे दें मीडिया में तो समझ लीजिए एंग्री मैन बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है भाई, मेरी बात सुनिए, देश देख रहा है। नहीं, मैंने कहा भाई साहब कि अलग अलग लड़े तो दुर्गति हुई। मैंने किसी अपशब्द का शर्मा जी इस्तेमाल तो नहीं किया। आप गठबंधन करना चाहते थे, आपने गठबंधन नहीं किया। बीजेपी 303 सीट पर पहुंच गई, दोनों पार्टियों के रिजल्ट में दुर्गति हो गई 2022 के इलेक्शंस में। मैंने बस इतना कहा। फैक्चुअली तो यह बात सही है। अब आपको तकलीफ हो, बुरा लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन गलत शब्द करेगा मुझे तकलीफ होगी, मुझे आपके लिए भी कोई गलत शब्द करेगा तकलीफ होगी। नहीं शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट, अब मैं बता दूं आपको, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। बताइए, रिजल्ट गलत कही मैंने? नतीजों में दुर्गति हुई कि नहीं हुई? नहीं, दुर्गति शब्द क्या होता है? आप ये भी कह सकते हैं ना, नहीं शब्दों का तो खेल है। आप ये बताइए, आज भी विपक्ष के नेता हैं आज, अच्छा कितना फर्क है बताइए? 6 से 7 हजार विधायक हमारे भी हैं। अब बताइए, आप एक बात बताइए ना, मैं आप ही से सवाल पूछता हूं। आज मुझे लग रहा है कि मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, हमारे देश का सोना बिक गया है, आप उस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं करेगा? मतलब क्या है ये? मतलब क्या दिखाना चाह रहा है? देश खत्म हो रहा है। आप ही लोग कहते हैं आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर पे, वो तो भला है भगवान का जो आप पहले नंबर पे नहीं बोलते। और यहां से सोना, आप बताइए, सोना बेच दिया तथाकथित चल रहा है। ये देश की बात नहीं है, ये देश के लिए एक बुरा दिन नहीं है। आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी भी, हमें सोना किस बात के लिए बेचा? चंद्रशेखर साहब ने भी गिरवी रखा था। और सोना बेचने का मतलब चाहे वो घर में रखे, यानी कि आर्थिक स्थिति उस घर की, उस शहर की, उसकी देश की, राजनीति की सब बिगड़ चुकी है। आप बताइए ना इस बात पे विवेक भाई। नहीं ठीक है, आप कह रहे सोना बेच दिया, ठीक है, आप कह रहे सोना बेच दिया। मैं उस मुद्दे पर जाऊंगा तो काफी सारे परतें खोलनी पड़ेंगी। फिर अब 47 से लेकर 2014 तक क्या क्या हुआ, फिर मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। फिर डिबेट, देखिए प्योर पॉलिटिकल डिबेट है शर्मा जी। आपको अधिकार बात करने का पता क्या है? प्योर दिन आपने धरती देखिए, प्योर पॉलिटिकल डिबेट है। जनता को क्या आप एक अच्छा मजबूत विकल्प देंगे? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या मतलब है इन बात का? नहीं शर्मा जी, क्या आप एक मजबूत विकल्प देंगे बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता का मुद्दा नहीं है? बात बता रहा हूं,
मजबूत विपक्ष दे रखा है। आप मजबूत देंगे कि नहीं विपक्ष है। देंगे, मैं तो इतना ही जानना चाह रहा हूँ ना। मैं तो देखिए क्या है, मैं तो लोगों के लिए अच्छा, शो करता हूं, मैं लोगों की बात विवेक भाई। आप तक पहुंचा रहा हूं। अखिलेश कटियार जी क्या कह रहे हैं आप गठबंधन को लेकर? अब राज शर्मा जी बार बार मुझसे नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों कह दिया कि भाई आप दोनों अलग अलग लड़े तो आप दोनों की अलग अलग दुर्गतियों के नतीजों में। उन्होंने कहा कि आपका शब्द गलत है। चलिए मैं मान लेता हूं मेरा शब्द गलत है, लेकिन नाकामयाब हुए, मेजॉरिटी नहीं मिली। इस बात से तो अग्री करेंगे अखिलेश कटियार जी? क्या आप लोगों की रणनीति है, थोड़ा अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता को बता पाए। माइक चेक कीजिएगा एक बार। आवाज आ रही है आपको? हाँ हमारी? बिल्कुल आ रही, कटियार जी बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता को रणनीति बताने की जरूरत है विवेक जी। हाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। यहां पे एक तरफ चर्चा करते हैं कि हमने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। ये एग्जाम माफिया जो है, जो सीबीएसई हो, नीट हो, 90-90 की परीक्षाएं सत्यानाश किए हैं, नौजवानों के भविष्य की ऐसी तैसी कर दी है। उस जनता को आपको कुछ विवेक की बताने की जरूरत है। चाहे भू माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में माफिया हो, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली है। किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी का चरम फैला हुआ है। और उसका परिणाम 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों में समेट के बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या है, मिजाज क्या है। इस समय उत्तर प्रदेश में हमें गठबंधन को लेके, ठीक है, हम इंडिया अलायंस में है, सीटों को लेके बातचीत करेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका कोई हल निकालेंगे। अब विवेक जी, आप इंडिया अलायंस पे सवाल करते हैं। बीजेपी के साथ चौधरी अजीत सिंह है, वो कहते हैं जो चौधरी साहब का घर फेंका था जाट, एक भी जाट बीजेपी को वोट नहीं देगा, जाट बाउल सीटें हम पे दी, हमें सब मिलनी चाहिए। बीजेपी पे सवाल है। निषाद पार्टी अलग खींचातानी करते घूम रही, ओम प्रकाश राजभर अलग करे, अनुप्रिया पटेल अपनी अलग बैठ के करती घूम रही है। तो जो सवाल अपोजिशन पे बनता है, अगर एक विवाद ही खड़ा करना है, एक मुद्दा बनाना, तो हमसे ज्यादा गठबंधन में खींचतान तो भाजपा में है। तो हमारा वो विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। इस जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, अब तो मतलब 120 सीटें आप देने के लिए तैयार हैं और गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। अभी तो सुना है 10 तारीख को आप लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। जयंत चौधरी जी को कितनी सीटें दे रहे हैं? 80, 60? ठीक है अवधेश पांडे जी। पटेल को 40 दे रहे हो क्या? ठीक है अवधेश निषाद पार्टी जी, को आप कितनी? पूछ लेते हैं, आपका सवाल रिपीट हो रहा है, पूछ लेते हैं अवधेश पांडे जी। पल्लवी पटेल को कितनी दे रहे हो? ठीक है अवधेश पांडे जी। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश जी हार की हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी गठबंधन के दल हैं, सब सहयोग, स्वाभिमान के साथ काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं कि मायावती जी के साथ गठबंधन करें और फिर स्टेट गेस्ट हाउस जैसा कांड करें। हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं कि वो जयंत चौधरी जी से गठबंधन करें, चाहे संजय निषाद जी से गठबंधन करें और बाद में उनका अपमान करें और उनकी दुर्गति करें। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो अभी जो 10 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कांग्रेस ना गड़गड़ती रह गई और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको एक सीट नहीं दी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी। दोनों लोग आपस में मध्य प्रदेश में गाली गलौज करते हुए चुनाव लड़े हैं। इंडी गठबंधन के लोगों का क्या हश्र हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर? कांग्रेस अलग लड़ी है, तृणमूल अलग लड़ी है और किस प्रकार से वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, तिनके तिनके की तरह उजड़ गई, ये पूरा देश देख रहा है। बिहार के अंदर अखिलेश जी चले गए तो बिहार में किस प्रकार की दुर्गति हुई तेजस्वी जी की, ये भी किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, कानून के राज के आधार पर लगातार काम कर रही है और पूरे देश में जितनी भी एनडीए की सरकारें चल रही है वो लगातार फतेह कर रही है। जहां तक जिलों के मुख्यमंत्री सवाल है, तो कांग्रेस तो पैरासाइट पार्टी हो गई है।
कांग्रेस अच्छा। तो पैरासाइट पार्टी हो गई है। तो कांग्रेस ठोको का ताली, अपना कोई यही कर रहे हो और क्या कर रहे हो? अपना कोई जनाधार है। प्रधानमंत्री पश्चिम भागते बंगाल हैं। के अंदर अधीर रंजन चौधरी किस तरह से अपने नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं और उनका जो नेतृत्व है वो किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी को किनारे कर देता है, दूध की मक्खी की तरह निकाल देता है, किसी से छुपा नहीं। तो कांग्रेस तो पैरासाइट पार्टी है, इस बात को समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जब 10 सीट पर चुनाव होना था तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने 5 सीट से मांगना प्रारंभ किया और लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, अखिलेश जी के घर पर पड़े रहे। लेकिन उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने कहा था महाभारत में, सूच्याग्रम नहीं उदश्याम बिना युद्धेन केसो, एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस को। और कांग्रेस बेचारी मजबूरी में समाजवादी पार्टी के समर्थन के लिए तैयार खड़ी रही। तो उत्तर प्रदेश में तय है, कोई नहीं चाहता। अभी एक बात कही कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने, सोना की बात, तो आरबीआई के जिम्मेदार अधिकारी ने आज ऑफिशियल एक बयान दिया है कि सोने का किसी भी प्रकार से कोई हस्तांतरण, कोई विक्रय नहीं हुआ है। जाकर के आप इसलिए उसको चेक कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पर बाबू प्रूफ दे दो, हम मान जाएंगे। दूसरी बात, आपकी हमारे बात नहीं समाजवादी मानूंगा, पार्टी के साथी ने कहा आपकी नौकरियों बात को नहीं लेकर मानूंगा, के, तो कौन आपकी नहीं बात नहीं जानता कि मानूंगा। उनकी पार्टी में जो आयोग थे उसमें जिला बदर अपराधी उनकी पार्टी में आयोग के अध्यक्ष होते थे और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में नौकरियों की जी। बोली लगती थी। तो ये मतलब सोना खुलेआम बेचे जाने चौराहे की पर बात तो जी पांडे जी कह रहे हैं और ये प्रतिभाशाली नौजवानों को अवसर आरबीआई मिल ने भी रहा है स्पष्टीकरण और दिया बिना है। किसी जी, खर्ची पर्ची के सबको नौकरी मिल। इस सोना बेचे जाने वाली खबर का पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और कहा है कि ये बयान गलत और भ्रामक है, अकॉर्डिंग टू पीआईबी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और आरबीआई। ठीक है, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तैयारी पूरी है, विपक्ष की तैयारी पूरी नहीं है। राकेश शुक्ला जी इस पर क्या कह रहे हैं? राकेश शुक्ला जी आपकी राय, फिर संजय मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो स्वभाव रहा है कि एक चुनाव खत्म होते वो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो चाहे वो सीटें जीते या ना जीते, लेकिन 24 घंटे यानी 24 आवर 7 डेज भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति करती है। ये उसका स्वभाव है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्वभाव ये नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल में यदि आप देखेंगे तो पहली बार अखिलेश यादव सक्रिय दिखे हैं राहुल जी की अपेक्षा कर। मैं इसमें आलोचना नहीं कर रहा कि राहुल जी नहीं है या क्या है, बात यहाँ पे ये नहीं। यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की मजबूरी भी है और मजबूती भी है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना। मजबूरी ये है कि यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो कांग्रेस का यानी राहुल गांधी जी का एक सूत्रीय एजेंडा है इस समय पर दलित और मुसलमान वोट को अपने साथ लाने का। जैसा कि आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने नुकसान किया तृणमूल कांग्रेस का। 2 सीट वो जीती, दोनों सीट मुस्लिम कैंडिडेट थे। 18 जो सीटें उनमें मैक्सिमम मुस्लिम वोट थे। तो इस तरीके से आप देखें 20 सीटों को उन्होंने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में नुकसान किया। यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी चुनाव लड़ती है अलग अलग, यानी अखिलेश और कांग्रेस ही दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते। कितना पहुंचाएंगे ये भी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो किसी समय पर 51% वोट लेके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती थी और आज 2.3% वोट पे आके टिक गई है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस की स्थितियां बहुत अच्छी हैं ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 2022 के चुनाव का नतीजा आप देखेंगे तो 2 सीटों पे कांग्रेस जीती, 4 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही और 10 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट से ज्यादा नोटा को वोट मिले। तो उत्तर प्रदेश की यदि आप मिजाज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है और आज सभी विपक्षी दलों के सामने एक ही चुनौती है और वो चुनौती है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्षी लामबंदी कितनी हो पाती है ये सबसे ज्यादा तय होगा कि वहां का चुनाव किस मोड़ में जाएगा। विवेक जी, नहीं, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की दावेदारी क्या 100-150 सीटों की हो सकती है गठबंधन में? कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस इसलिए 120 सीट मांग रही क्योंकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। कांग्रेस का मनोबल इसलिए बढ़ा है कि 2024
लोकसभा सीटें जीत गई है। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारी दावेदारी बढ़ेगी, और ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस जितना मांगती है उससे आधा मिलता है। तो यदि मान लीजिए 120 सीटें मांग रही तो कम से कम 50-60 सीट तो समाजवादी पार्टी सहजता से दे पाएगी। लेकिन उसमें सवाल ये नहीं विवेक जी कि 60 सीटें या 80 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सवाल यहाँ पे ये है कि अखिलेश जी कौन सी सीटें कांग्रेस को देने वाले, क्या वो सीटें जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल्कुल ही नहीं है, जिन क्षेत्रों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्थितियां बहुत कमजोर है, यदि वो सीट कांग्रेस को देती है तो कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहने वाला है। और यदि वास्तव में यदि गठबंधन के धर्म के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा तो मुझे लगता है कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि पिछले इसके पहले 2012 में कांग्रेस का प्रदर्शन 22 सीटों पर विधानसभा के जीती थी वो। 2017 में उसका प्रदर्शन 7 सीटों का था, और 22 में तो बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन था अकेले लड़ने के कारण। लेकिन जब दोनों बार जीती है, दोनों बार उसका प्रदर्शन इसलिए अच्छा था क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। तो कांग्रेस बिना बैसाखी के नहीं चल सकती, ये तो प्रमाणित हो चुका। ठीक है संजय मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? संजय मिश्रा जी जी क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है जो राकेश जी कह रहे हैं? नहीं, राकेश जी का विश्लेषण है और ठीक है, विश्लेषक तो हम ऐसे निष्पक्ष होने चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी बातों से तकरीबन सहमत हूं। और जो भी व्यक्ति आज देश से प्रेम करने वाले लोग होंगे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कोई भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी जिसके सामने चुनाव लड़ रही है, वो यही कहेगा कि भैया आप कैसे भी करके समझौता कर लो, लेकिन देश को बचाओ। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष में हैं, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। आपके सामने चुनौती ये है कि देश के नौजवानों की भविष्य आप कैसे बचा रहे हो। आप देश के महिलाओं को सुरक्षा आपने संजय जी ये कहा कि जो भी लोग देश से प्यार करते हैं वो विपक्ष को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, टीएमसी को चुनेंगे, एसपी को चुनेंगे, बीएसपी को चुनेंगे, मतलब विपक्ष की तरफ जाएंगे। तो बंगाल के लोग देश से प्यार नहीं करते, पुदुचेरी के लोग देश से प्यार नहीं करते, दिल्ली के लोग नहीं करते, हरियाणा के लोग नहीं करते, राजस्थान के लोग नहीं करते, मध्य प्रदेश के लोग नहीं करते। मैं जवाब दे दूं? कैसा विश्लेषण है? हाँ प्लीज। मैं जवाब दे दूं। हाँ मैं शुरू कर देता हूं हरियाणा से। हरियाणा में साहब, मैं टीवी के सामने बैठा था और मैं देख रहा था कि 10 बजे तक कांग्रेस जीत रही है, 45 सीटों पे आगे, 50 सीटों पे आगे, 55 पे आगे चली गई, और 15 मिनट के अंदर ऐसा टर्न किया वोट परसेंटेज कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। और उससे पहले इलेक्शन के बाद प्रेस मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी वो कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास सारे तिगड़म है और मैं निश्चिंत हूं, सरकार बन रही है। क्या ये झूठ है? ये मीडिया का दिया हुआ बयान है। सेम बयान मध्य प्रदेश में आता है, सेम बयान राजस्थान में आता है, और बंगाल में तो आप भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे साहब, मैं भी चिल्ला के कह रहा था। और आज मैं तो क्या कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक उत्तर प्रदेश में बोलकर चले गए कि काम के आधार पर कोई विधायक नहीं बन सकता, तिगड़म से विधायक बनते हैं हम, तिगड़म से। बोलिए ये झूठ है या सच है? ये तो जीत का दावा तो हर पार्टी करती है संजय भाई, इसमें नया क्या है? नहीं, जीत का नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कहेगी मैं नहीं जीत रही? विवेक जी दोनों समाजवादी पार्टी नहीं कहेगी मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं? देखिए आप फिर बात को घुमा रहे विवेक जी। मैं कह रहा हूं जीत का दावा करना, अभी बीजेपी ने कहा मैं जीत रहा हूं, तीसरी बार सरकार बन रही है, और अखिलेश जी तीसरी बार हार का हैट्रिक बनाएंगे। अरे तीसरी बार तो क्या 300 बार बनवा दोगे साहब आप। मैं ये कहना चाहता हूं आप काम के आधार पर नहीं जीत रहे हैं, आपके विधायक ने ये कहा। इलेक्शन रिग्ड होने का आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, लेकिन ये नया नहीं है अवधेश पांडे जी, ये आरोप नया नहीं है, ये आरोप बहुत पुराना है। आप पूरा कर लीजिए संजय जी, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, पूरा कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अगला कह रहा है कि मैं तिगड़म से विधायक बनता हूं, तिगड़म से, इसका मतलब क्या हुआ? विवेक जी आप देखिए, मेरी बातों को आप तोड़ के जनता तक ले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, देश का नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल पर स्वीकारता हूं कि आज यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए और यदि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने सीटों की गणित लगा करके बैठी रहे या अपने ईगो को आगे रख करके बैठी रहे,
योगी जी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कौन कह रहा नहीं बनेगा? 2022 का आंकड़ा देख लीजिए। 2022 में मैं भी स्वीकारता हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे कमजोर है, बूथ लेवल पे कमजोर है। आप यदि आज जाते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के वोटों का नुकसान कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के रणनीतिकारों को कहता हूं कि भैया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सही सजेशन दो। हाँ, आप अखिलेश से लड़ लीजिए। जी, आप आप कह रहे तीनों पार्टियों को साथ आना होगा। भी लेते हैं, अगर तीनों आप एक सीट तीसरे जितना के खिलाफ लड़ती हैं तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अवधेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अवधेश जी, फिर मैं शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, देखिए, कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्हें हम अर्बन नक्सल भी कह सकते हैं, या जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, जिन लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, वो देश का हो सकता है कम नुकसान करते हो, ये लोग ज्यादा नुकसान करते हैं। संभल के बोलो, कौन सी बातें बोलते रहते, कहां से सब उठाते आए? हैं, देश ये के पढ़े लिखों की लैंग्वेज नहीं न्यायपालिका है। पर सवाल उठाते हैं। नहीं, ये पढ़े लिखों की लैंग्वेज है। जिन प्रदेशों में एनडीए ये क्या के विरोध की अरमान सरकारें क्या बनती होता हैं, है? वहां ये तो क्या इनका होता है? ईवीएम ठीक है, किसको कह रहे हैं वहां आप? तो आपसे इनकी बड़ा डकैत न्यायपालिका ठीक है, आप वहां पार्टी तो इनके देश को सर्वोच्च बर्बाद कर रही हो। संवैधानिक संस्थाएं सनातन ठीक है। धर्म के लिए आप जहां कमर भारतीय बिच्छू से जनता ज्यादा पार्टी जीतती है, कुछ ऐसे अगला शहरों जन्म में आपका कॉकरोच का भी अज्ञात नहीं वर्ग होगा। के रहने वाले मैंने लोग कह हैं, दिया आप लोगों जो को। गलत तथ्य पेश करके झूठ बोलते रहते हो ये पांडे देश जी। की पांडे हो यार। सम्मानित जनता को गाली देने का काम ये करते सरकार हैं। आपका मेरा देश नुकसान की कर रही है। सम्मानित जनता है, समझ नहीं रहे जो हो इस बात को। लगातार मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार अरे करते हुए भैया, मोदी जी को बड़े समर्थन बाबू देना अपने को चाहती देख लो, है। अब देशपांडे कुछ लिखा हुआ विचारक है। ऐसे हैं जो नहीं चाहते आपका मेरा कि कितना देश नुकसान की हो रहा है, समझ सर्वोच्च नहीं पा रहे कुर्सी हो। पर कोई पिछड़ी जाति का नेता बता बैठे, रहा हूं मैं। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर कोई गरीब बैठे, तो जहां अरे भारतीय भैया, जनता क्या पार्टी जीतती है वहां उनको कौन सी तकलीफ यूनिवर्सिटी होती से है। आ जाते हो आप? जहां कांग्रेस जीतती है, हैं? जहां अन्य दल जीतते पता हैं नहीं पंजाब के क्या अंदर, वहां सोचते एक एक करके शर्मा जी मैं आ रहा हूं। एक बार बात पूरी हो जाए। ठीक है, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां सारे तंत्र खराब हैं, तो इनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, या जहां दूसरी पार्टी के लोग जीतते हैं उनसे कहना चाहिए इस्तीफा दे दे। ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये जो सिलेक्टिव टॉपिक्स लेकर के लोग आते हैं, इसको जनता समझ चुकी है। इसीलिए देश की जनता लगातार इन लोगों को दरकिनार करते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रही है और एनडीए की सरकार बना रही है। ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं जो देश की सर्वोच्च क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ठीक है, वो बातें पांडे जी ठीक है, बातें आप लोगों ने लगातार उठाई हैं विपक्ष के खिलाफ, लेकिन क्या विपक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं आ पाता है? आप हर जगह का एग्जाम्पल ले लीजिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कुल वही 7-10 सीटें मांग रही थी, 12-17 सीटें, वहां पर कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस को लगा मजबूत स्थिति में, जैसे कि शर्मा जी ने भी कहा, संजय मिश्रा जी ने भी कहा कि एक समय लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वही काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया, वही काम हो सकता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करें, जहां वो मजबूत स्थिति में लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट इलेक्शन जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो क्या क्षेत्रीय छत्रप के सामने कांग्रेस सरेंडर हो जाती है? राज शर्मा जी। नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आपको छोड़ दूंगा, बाकी इसमें कहूंगा अवधेश पांडे जी एक बात को सोच लेना, ये सरकार हम चारों पांचों को खा जाएगी। मेरी बात को समझ लेना, मैं जहां बॉल फेंक रहा हूं वहीं पकड़ लेना। आप आने वाली अपनी संतानों के लिए लड़ो। और जहां भारतीय जनता पार्टी कितने पत्रकार हैं ब्राह्मण? अरे आप बता दो, जहां आपकी दूसरे पार्टी में दलों आपकी की बात सरकार क्या है है, वो डिफीट कर रही है, अरे उसका बताओ। एक ही कारण है कि भारतीय अच्छा, जनता सुनो, एक मेरी पार्टी बात एनडीए की पांडे जो जी, सरकारें पांडे हैं जी आपके वो मतलब की कह सरकार दूं, में आकर पांडे जी सेवा का आपके काम मतलब की करती कह हैं, दूं, सुशासन पांडे जी, लाती हैं, अरे पांडे जी आपके गरीब मतलब की कह गद्दार का दूं, काम करती हैं, आपका कानून विजिटिंग का कार्ड राज फेंक दिया स्थापित जाता है करती हैं, जब वो पढ़ते हैं विरासत अवधेश का पांडे, सम्मान करती हैं। मुख्यमंत्री जी हो, जब गृह मंत्री हो, लगातार आप आपका सरकार में समाजवादी विजिटिंग कार्ड पार्टी थी तो फेंक क्या दिया किया उत्तर जाता है। प्रदेश के अंदर? आप तब भी नहीं आप सुधर जरा रहे। बताइए राज जी की आपने बिहार देखो में कब से नहीं है, एक वरिष्ठ आप उत्तर पत्रकार प्रदेश में विश्लेषक कब से नहीं है, जब अनबायस आप पश्चिम होके बोल बंगाल रहे में कब से तो नहीं आपने है, उन्हें क्या कह देश दिया, की नक्सलवादी। पुरानी सबसे बड़ी पार्टी हैं? आज क्यों कह 50 रहे सालों से एक प्रदेश एक एक करके पांडे जी वापस आ रहा हूं। राज शर्मा जी बात पूरी कर लीजिए। राज शर्मा जी, अच्छा, राज मैं शर्मा एक जी। बात कह रहा हूं, पहली बात तो मैं आपके टीवी के चैनल से एक और बात बता रहा जी। हूं, मेरे या अवधेश पांडे जी की बात का इतना असर हो ना हो, हाँ। मैं तो सच कहूंगा, लेकिन जैसे विश्लेषक लोग, ऐसे अगर विश्लेषक 70% हो जाएं, हाँ। देश की राजनीति सुधर जाएगी। इन्होंने कांग्रेस की भी बुराई करी,
मगर मुझे पता ये रियल कर रहे थे, ये किसी पार्टी से प्यार नहीं कर रहे थे, ये देश से प्यार करते हैं, और लो मैं इन्हें सल्यूट करता हूं। लेकिन एक और बात है पांडे जी, ऐसे मैं भी विश्लेषकों को, हरियाणा में आपने इंडिया के साथियों को क्यों दरकिनार किया? अब मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, आपको विश्लेषण पसंद आया, बहुत अच्छी बात है शर्मा जी, मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा में क्या आपने इंडिया ब्लॉक के साथियों को दरकिनार किया? कांग्रेस जहां पावरफुल थी, राज शर्मा जी, कांग्रेस जहां पावरफुल होती है वहां पर अपने सहयोगी दलों को दरकिनार कर देती है। अब इसका तो ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों का काम है, मैं आप लोगों के ऊपर ट्रैप नहीं होता हूं। आप ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग सब घुल मिल के लड़ेंगे। और याद रखिएगा, अभी देखिए पत्रकार और विश्लेषक साहब ने कहा हम लोग लड़ेंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे। जाओ, मिट्टी में ना मिलाया बीजेपी को तो लानत होगा। जाओ माफिया, जाओ, मिट्टी में माफिया मिट्टी में मिला देंगे आप लोगों को, जैसे लोकसभा में मिलाया था। अरे रद्दी जीत लेंगे। और सुनिए, में तो वो मिलाए जाएंगे। अरे इस बार आपके तीनों उप मुख्यमंत्री, मेरे शब्दों को पकड़ो, आपके तीनों उप मुख्यमंत्री भी हारेंगे। एक तो हारा हुआ था ही, दो जो जीत के आए थे वो उप मुख्यमंत्री। मैं तो किसी को चीफ मिनिस्टर मानता ही नहीं भाई। 25 जिले उप मुख्यमंत्री हैं, एक हारा हुआ है, तो हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ताली कैसे मिट्टी में मिलाएंगे भाई? राज शर्मा जी, आपका जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या है? किसका? आप लोगों का जनाधार क्या है उत्तर प्रदेश में? कैसे मिट्टी में मिलाएंगे? आज एक और बात बता दूं विवेक भाई, शर्मा जी खाली मुंह से मिसाइल मार के हमला करेंगे क्या? ये फील्ड पर भी कुछ काम होगा। अरे सुन तो लो, पॉलिटिकल बात हो रही तो पॉलिटिकली मिट्टी में मिलाएंगे। मेरे पॉलिटिकली की बात कर रहा हूं। आप चैलेंज कीजिए कि आप बीजेपी को 2 सीट पर लेते आएंगे आप और एक और मेरी समाजवादी पार्टी मिलकर। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ। जब मिट्टी में मिलाना है मतलब हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है। हाँ। यहाँ गुंडई बंदूक की नहीं चल रही है। बंदूक में तो ये विश्वास करते हैं जो स्थिति आपकी है, जैसे खत्म कर देंगे भाई। हाँ। अरे चूक हो गई विवेक भाई, अरे बदनसीबी थी। 25-26 सीट आ जाती, इनका तख्ता पलट गया था। अरे 25-26 सीट होती पांडे जी, खत्म हो गए होते आप। हमारी 125 होनी थी बस। का उपयोग करके 100 बार से अधिक राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड है। आपको जेल भेजा करेंगे हम लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे हो ना, आप जेल में भेज देंगे। आप कर रहे हो ना, आप लोगों को सबको जेल में भेज देंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जो लोग गरीब विरोधी हैं उनको मिट्टी में मिला रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो राज शर्मा कह रहे हैं? राकेश शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद कटियार जी आपके पास आ रहा हूं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो दावा कर रहे हैं राज शर्मा जी? राकेश जी, मुझे लगता है कि अभी यदि आज की डेट में देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। और जमीन आसमान का अंतर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज किसी भी स्थितियों में देखिए आप, राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में है। और ऐसे में अभी यही स्थिति स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन बनेगा विपक्ष का या नहीं बनेगा। फिर गठबंधन बनते बनते आप देखेंगे कितना समय निकल चुका होगा कि जब चुनाव की अंतिम बेला आएगी तब तक में गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये स्थितियां स्पष्ट होंगी। तीसरी बात, जो समूचे विपक्ष की बात की जाती है, मायावती जी हमेशा से अलग रही हैं। वो INDIA गठबंधन के साथ भी नहीं है। तो मायावती जी आएंगी अब इसकी संभावना भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में 2 दूत जा चुके हैं मायावती जी से बात करने, उनसे मिली तक नहीं है। और एक बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उनका हो चुका है, तो अब सपा के साथ गठबंधन की भी संभावना नहीं लग रही। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि त्रिकोणीय मुकाबला तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। अब उसमें कांग्रेस किस कोण के साथ जाती है, बसपा तो उनके साथ गठबंधन करने से रही, समाजवादी पार्टी के साथ किन परिस्थितियों में गठबंधन हो पाता है, नहीं हो पाता है, होगा तो कितना समय बाद होगा, ये सारा स्पष्ट होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि मुकाबले की नौबत आएगी। पर मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी मुकाबले में रहेगी, कांग्रेस तो मुकाबले में तब रहेगी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी। अकेले में त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो सपा, बसपा और भाजपा का ही वहां हो सकता है। विवेक जी। अखिलेश जी। नहीं, मैं तो राकेश शुक्ला जी की बात सुन रहा था कि पूरी तरह मामला बीजेपी के पक्ष में है। जनता ही सरकार चुनती है राकेश जी, या कोई और चुनेगा? सरकार तो जनता ही चुनेगी ना।
नीट हो गया हो, सीबीएसई वाले हो गए, इनके गार्जियन अभी भी भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि उनका तो मामला ही है, वो देना ही चाहिए। किसान भी भाजपा को ही वोट देंगे। पूरा जनमानस आपके फैसलों से, आपकी कार्य पद्धति से कहां खड़ा है, ये समीक्षा का विषय ही नहीं है राकेश जी। समीक्षा का विषय की सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। आपने कोई काम, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे वो विषय हमारा अपना विवेक जी बचा ही कहां है। सरकार तो योगी की बनेगी, क्योंकि पूरा पल्ला उनके साथ भारी है। जनता का ना वोट का मामला है, ना किसी का मामला है। मामला तो है क्योंकि सरकार उनकी बन जाएगी। भाई आपने जितने भी चुनावी वादे करके आप आए, एक भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी पल्ला बीजेपी का भारी है। हाँ, उन्होंने कहा पलड़ा भारी है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, ये भी कहा। मामले निपटे, चाहे बेरोजगारी का मामला निपटे। राकेश जी ने, आपका विवेक जी बचाया। अखिलेश भाई, राकेश जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आए, बीएसपी का गठबंधन करने का फिलहाल कोई सीन दिख नहीं रहा है। या जबरदस्ती बनना भारी है। राकेश जी, सरकार के 4-5 काम भी राकेश जी बताएं कि ये ठीक है, जल्दी से राकेश जी, उसके बाद संजय जी के पास आ रहा हूं। ठीक है, एक एक करके राकेश जी, ठीक है, एक एक करके राकेश जी। माननीय अखिलेश जी ने भी तमाम मुद्दे गिनाए, यूजीसी का गिनाया, नीट का गिनाया, सीबीएसई का गिनाया। मुझे एक स्थान बता दीजिए जहां अखिलेश यादव जी यूजीसी के मुद्दे पे खड़े हुए दिखाई दिए हों। मुझे एक स्थान दिखा दीजिए जहां आवाज बुलंद करते हुए, सड़क में धूप खाते, पसीना बहाते हुए अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी दिखाई दिए हों। मुझे एक मुद्दा बता दीजिए जो सीबीएसई के मुद्दे पे वो खड़े दिखाई दिए हो। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध करना अलग है अखिलेश जी, लेकिन जमीन की लड़ाई लड़ते हुए यूजीसी के मुद्दे पे आप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपको वोट नहीं चाहिए ब्राह्मण ठाकुर बनिया कायस्थ का। वो तो आप भाजपा का मान के चल रहे। देखिए, राजनीतिक समीकरण की बात करिए अखिलेश जी, इसलिए यूजीसी के मुद्दे पे बीच में मत टोकिए। यूजीसी के मुद्दे पे मुझे बताइए, अखिलेश जी का एक बयान बता दीजिए कि यूजीसी नियम को लेके अखिलेश यादव जी ने ताल ठोक के कहा कि ये नियम जो है ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। आप नीट के मामले पे पसीना पोंछते हुए अखिलेश जी का बताइए कि नीट में जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, 22 लाख छात्रों के भविष्य का अंधकार में गया, वो खड़े होके बोले हों पसीना बहाते हुए कि हम इसको लेके ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आप ऐसा देखिए, बैठ के मुद्दे गिनाना, बेरोजगारी का मुद्दा है ये मुद्दा, अरे पूरा मुद्दा बेरोजगारी का नहीं है, वहां सारा मुद्दा हिंदू मुसलमान का है। हिंदू को वो साँट रहे, मुसलमान को आप साँट रहे। तो सारा जब राजनीति हिंदू मुसलमान पे है तो काहे को ये टीवी में बैठ के राकेश जी, अब आपकी बात हो गई हो तो मुझे ठीक 2 है, मिनट समय दे दें। ठीक है अखिलेश जी, उसका संजय मिश्रा जी जरा समझा दूं। ठीक है अखिलेश जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, राकेश जी की बात को कर दे। हिंदू मुसलमान तो आप जैसे लोग बनाए, मतलब जिनके बच्चे सुसाइड कर गए वो भी इसलिए क्योंकि अखिलेश जी का पसीना नहीं है। सोमवार को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ हर मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन किसी के बच्चों ने आत्महत्या कर ली हो, आपके लिए मुद्दा नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिली, राकेश जी आपके लिए मुद्दा नहीं, आपके लिए मुद्दा तो फिर ये पीडीए क्या है? चाहे नीट अखिलेश कटियार जी, फिर ये पीडीए का फॉर्मूला क्या है? हिंदू मुसलमान है। अरे भाई, आपके लिए हिंदू मुसलमान है, जनता के लिए हिंदू मुसलमान नहीं है। एक सेकंड, अरे नाराज मत होइए, सुनिए ना मेरी बात। यूजीसी पे बताइए ना, अरे फिर ये पीडीए क्या है? बोलिए ना, यूजीसी पे बोलिए ना कि यूजीसी पे अखिलेश यादव ने कब कहा? आप टीवी डिबेट में बैठे कब बोले कि यूजीसी का नियम गलत है? बोलिए ना, आप स्मार्ट अरे भाई, मेरे सवाल का अब राकेश जी से आप अब मत उलझिए। अखिलेश भाई सुनिए ना मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अभी चुनाव में देर है भाई साहब। अखिलेश जी सुनिए ना, अखिलेश जी मैं क्या कह रहा हूं, आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की ना, तो फिर ये पीडीए का कॉन्सेप्ट क्या है? विवेक जी, जनता सरकार आई है अपने वादों पे, ये वादे पूरे नहीं हुए, उसकी समीक्षा के लिए ऐसा अपोजिशन आपके सवाल को मैं 100% जायज मानता हूं। मैं कह रहा हूं आपके सवाल को मैं 100% जायज मानता हूं। तो फिर ये पीडीए का क्या है कॉन्सेप्ट? जब आपको महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, करप्शन पर चुनाव लड़ना है, व्हाट इज पीडीए?
जिन मुद्दों के वजह से जो सरकार ने असफल सरकार, लुटेरी सरकार, पूंजीपतियों के साथ खड़ी सरकार, दलालों की हिमायती सरकार से जो पीड़ित वर्ग है वो वर्ग है पीड़िए। तो उस वर्ग की लड़ाई लड़ना, उस वर्ग की आवाज उठाना, उनके लिए ये बात करना, ये काम है अखिलेश यादव जी का। वो सवाल उठा रहे भाई, जिनका आरक्षण लूट लिया गया तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो यही बात तो राकेश जी आपको कह रहे थे, यही बात तो आपको राकेश जी कह रहे थे कि आपके नेता ने यूजीसी पर कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि यूजीसी के वोट बैंक से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पीडीए की बात करेंगे क्योंकि पीडीए का वोट बैंक आपको चाहिए। विवेक जी, हाँ। राकेश जी ने कहा बात की कि गंगा साफ नहीं हुई, इससे समाज मुड़ेगा। राकेश जी ने कहा बात की स्मार्ट सिटी नहीं बने। राकेश जी ने वही तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने इन मुद्दों को कब उठाया, विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क पर कब उतरा, ये भी तो वो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। संजय मिश्रा और अवधेश पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय सीमित है, मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। संजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय मिश्रा जी, उसके अवधेश पांडे जी। ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे अर्बन नक्सल कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सच नहीं है कि आपने बंगाल में 90 लाख वोटों को काट दिया? क्या सच नहीं है कि बंगाल में 27 लाख लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन यह सच नहीं है कि आपने एसआईआर के आड़ में वोटों की चोरी की? क्या यह सच नहीं है कि देश का नौजवान परेशान है? क्या यह सच नहीं है कि देश की महिलाएं असुरक्षित है? क्या यह सच नहीं है कि आपके पास आपने रोजगार सृजन नहीं किया? क्या यह सच नहीं है कि देश में आपने एक भी स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर देश के साथ छलावा करती रही? आप सच तो स्वीकारिए साहब, आप सच नहीं स्वीकारेंगे, कांग्रेस के लोग सच नहीं स्वीकारेंगे, देश लूटता रहेगा। आप सच नहीं स्वीकारेंगे तो भैया कांग्रेस छलती रहेगी। पांडे जी, मैं आ रहा हूं, पूरा कर गठबंधन रही है, वो गठबंधन आपकी ईडी है, सीबीआई है। आप चुनाव जीतते रहिए ईडी सीबीआई के बल पे, आप चुनाव जीतते बनाना चाहिए उनको गठबंधन पे। आप ये बता दीजिए संजय मिश्रा जी, एक एक करके। पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय मिश्रा जी को बताया हो, संजय मिश्रा जी बता दीजिए कि आप 90 लाख वोट क्यों काटे, किसके कटे आपने रखा हो? 27 लाख। संजय मिश्रा जी, साल 2014 से यही मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। ईवीएम हैक हो गया, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, चुनाव आयोग रिग्ड है, चुनाव आयोग जो है वो मिला हुआ है, अदालतें मिली हुई हैं, सब मिले हुए हैं, सब विपक्ष के खिलाफ खड़े हैं। ये मुद्दा पेनिट्रेट कहीं करता ही नहीं है। अगर पेनिट्रेशन होता है इन मुद्दों का तो आप लोगों को बड़ी कामयाबी मिलती। कहां होगा? आप कहां जाइएगा इसके लिए? ये लोग एक फार्मूले से जीत रहे हैं। नहीं, आप इस मुद्दे को लेकर कहां जाइएगा? आप जहां भी जाइएगा निर्वाचन आयोग के पीछे छुपते हैं, ऐसे लोग भी निर्वाचन आयोग के पीछे छुप रहे थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर फैसला दे दिया। जी संजय, राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज शर्मा जी, जल्दी से। मैं एक बात कह रहा हूं अवधेश पांडे जी, पहले तो संजय मिश्रा जी से आपने अर्बन नक्सल, मैं तो अर्बन रूरल ये जानता था, शहर और गांव, आपने नक्सल दे दिया। माफी मांग लो, समझे करो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को गलत मत कहा करो, माफी मांगो प्लीज प्लीज। अरे आप योगी मोदी की भाषा मत बोलो भाई, आप योगी मोदी की भाषा मत बोला करो भाई, वो ब्राह्मणों के विपरीत है भाई, बात को समझा करो। आप अगर याद रखना, या तो पांडे लिखना छोड़ दो या बीजेपी छोड़ दो। आपने विरोध किया, अरे आपने यूजीसी का विरोध किया, आपने यूजीसी का विरोध किया। आप बताओ पांडे जी, अगला जन्म आपका कॉकरोच का, क्या लिया मैंने? आपको शराब देना पड़ेगा, अब आपको शराब देना पड़ेगा, आपका अगला जन्म कॉकरोच का, क्योंकि आपने यूजीसी के लिए कुछ बोला। सर्वोच्च वैधानिक संस्थाओं अरे पांडे जी, आपने यूजीसी के लिए बोला बी के ब्राह्मण, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बताऊं, ब्राह्मणों के बच्चों की देखिए, बाती के आप लोग किस मुद्दे को लोगों के पास किस तरह से ले जाते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, यानी कि विपक्ष पर डिपेंड करता है। बीजेपी की तैयारी एक तरफ क्लियर नजर आ रही है, बीजेपी का अलायंस कैसे क्या होगा बीजेपी के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप लोगों का अलायंस कैसे होगा ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस वक्त एक बात क्लियर है कि विपक्ष के सामने एक चैलेंज है कि वो सीटों को किस लिहाज से आपस में शेयर करते हैं जिससे कि वो मौजूदा रिजीम को चैलेंज कर सकें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन में फिलहाल इतना ही वक्त, एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।